हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ है कक्षा 7 का। अस्माकं विद्यालयः, हमारा विद्यालय। अस्माकं माने हमारा, विद्यालयः माने विद्यालय। देखिए, पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। हमारा विद्यालय गांव के, श्यो का मतलब है काके की, ग्रामस्य माने ग्राम के या गांव के, समीपे नज़दीक में अस्ति है। प्रातः छात्राः मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। प्रातः माने सुबह के समय, छात्र मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छति, मेरे गांव से विद्यालय आते हैं। अन्येभ्य ग्रामेभ्य अपि छात्राः अत्र पठनाय समागच्छन्ति। अन्येभ्य माने दूसरे गांव के भी, अपि भी छात्र अत्र पठनाय माने पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालय की, फिर से आ गया, देखिए की, प्रार्थना सभा अतीव माने बहुत, मनोरमा अस्ति मनोरम है। प्रार्थना सभायाः अनन्तरं बालका बालिका च स्व कक्षां गच्छन्ति। प्रार्थना सभा के बाद, अनन्तरम माने बाद में, बालका बालिका, बालक और बालिका स्व अपनी अपनी कक्षा में गच्छन्ति, कक्षा में जाते हैं। ते शिक्षकेभ्य विविध विषयान् पठन्ति, और शिक्षकों से अनेक विषय या विभिन्न विषय वो पढ़ते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालय के पुस्तकालय से छात्र पुस्तक लाते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। वहाँ वे, ते माने वे, समाचार पत्राणि समाचार पत्रों को, अपि माने भी, समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं। पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। अब आप इसमें देखिए, अनेक चीज़ें ऐसे हैं जो कारक हैं, वो इनके साथ लगे होते हैं। जैसे एक तो मैंने स्व बताया, तो ज्ञानस्य माने ज्ञान का, तो ये कहाँ से आया, इस चीज़ को आपको समझना है। ज्ञान का हिंदी में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे पुस्तकों के अध्ययन से कहाँ से आया, अध्ययनेन लिखा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। यहाँ पर जहाँ पर भी ऐसे होगा तो आप समझ सकते हैं कि अध्ययनेन ग्रहेण, तो वहाँ पर से लगेगा। ऐसे ही पुस्तकालयात, यहाँ भी से आता है। जो चीज़ अलग हो जाती है तो वो से, जैसे पुस्तकालय से छात्र पुस्तकानि आनयन्ति, पुस्तक लाते हैं। तो जो जैसे के लिए पठनाय, देखा अभी हमने कहीं पर एक शब्द है पठनाय। पठनाय माने होता है ये, यहाँ पर देखो पठनाय माने पढ़ने के लिए आएगा यहाँ पर। अब इन चीज़ों को आपने समझना है, तब जाके आप सही अर्थ लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने, पुरतः माने होता है सामने, एक उद्यान है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया। उद्यान की शोभा कैसी है, बहुत ही रमणीक है। अत्र पुष्पाणाम बहवः प्रकारा सन्ति। जहाँ अनेक प्रकार, बहवः माने अनेक प्रकार के या बहुत से पुष्प के प्रकार हैं, यानी अनेक प्रकार के पुष्प हैं। तेषाम उपरि भ्रमरा गुंजन्ति। उनके ऊपर भंवरे गूंजते हैं। ते पुष्पाणाम रसम पिबन्ति। और वे पुष्पों का रस पीते हैं। तत्र खगानाम कलकूजनम अति सुखदम भवति। और वहाँ पक्षियों की, खग बने होता है पक्षी, पक्षियों की चहचहाहट, कलकूजन चहचहाहट, वो क्या होती है, अति सुखद होती है, सुख देने वाली होती है, भवति होती है। विद्यालयस्य क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति। विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र अति विशालम अस्ति माने विशाल है, बहुत बड़ा है। अत्र छात्राः न केवलं क्रीडा कालांशे अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडति। यहाँ पर छात्र न केवल खेल के पीरियड में, क्रीडा कालांश माने खेल का पीरियड जो होता है विद्यालय में, अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति। और केवल खेल के पीरियड में ही नहीं खेलते, बल्कि छुट्टी के बाद भी, अवकाश के बाद भी यहाँ बच्चे खेलते हैं। क्रीड़ा शिक्षकात् ते क्रीड़ा निपुणताम अधिगच्छन्ति। और जो खेल शिक्षक हैं उनकी दिशा निर्देशन वो क्या होते हैं, खेल में निपुणता प्राप्त करते हैं।
अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां शारीरिक मानसिक च विकासः भवति। खेलने और पढ़ने में, अध्ययनेन पढ़ने, क्रीडनेन खेलने, खेलने से और पढ़ने से छात्रों का शारीरिक और मानसिक, चौ का मतलब होता है और, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आगे देखिए, विद्या विनयेन च संपन्ना स्वस्था छात्रा एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। विद्या और विनय से संपन्न छात्र, स्वस्थ छात्र क्या कर सकते हैं? वो समाज की, समाजस्य समाज की और देश की सेवा करते हैं। तो आगे एक श्लोक है, देखिए इसमें, विद्या ददाति विनयम विनयाति विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततो सुखम। विद्या क्या देती है? विनयता देती है, विनयशीलता। और विनयात याति पात्रताम, और जो विनयता होती है वो क्या, नम्रता होती है, वो क्या देती है? पात्रता देती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और पात्रता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म ततो सुखम, और जब धन प्राप्त होता है उसी से धर्म, हम धार्मिक कार्य हम कर सकते हैं, धर्म अर्जित कर सकते हैं और उसी से सुख मिलता है। ये तो था इसका अर्थ। तो इसमें पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। मोदकात्, मोदकाभ्याम मोदकेभ्यो, एक वचन है, ये द्विवचन है, बहुवचन है। मालाया मालाभ्याम मालाभ्यो, चित्रात् चित्राभ्याम चित्रेभ्यो, शुकस्य शुकयोः शुकानां, लतायाः लतयोः लतानां, चित्रस्य चित्रयोः चित्राणां। ये तो आपने पढ़ने हैं और इनको समझना भी है। रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत, अब जो ये रेखांकित पद हैं इनको बहुवचन में आपने बदलना है। जैसे उदाहरण दिया है, छात्राः ग्रामात् आगच्छन्ति, छात्र गांव से आते हैं। तो अब इसका हमने क्या करना है? बहुवचन में बदलना है इस वाक्य को, ग्रामात् इस शब्द को। तो क्या होगा? छात्राः ग्रामेभ्यः आगच्छन्ति, तो ग्रामात् का ग्रामेभ्यो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे चित्रात् चित्राभ्याम चित्रेभ्यो, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ऐसे ही जना आपणात् क्रीडकानि क्रीडन्ति, लोग बाजार से सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आपणेभ्यो, इधर पर हम पढ़ेंगे आपणेभ्यो, बहुवचन हो गया आपणात् का। बालकाः पुस्तकात् पुस्तकानि आनयन्ति, तो बालकाः पुस्तकालयेभ्यो, पुस्तकानि आनयन्ति। पत्रिकायाः चित्राणि पश्यतः, तो क्या होगा? पत्रिकाभ्यो चित्राणि पश्यतः, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पत्रिकाभ्यो, पत्रिकाभ्यो। ये पो है, पत्रिकाभ्यो चित्राणि पश्यतः। फिर है शाखायाः पत्राणि आनय, तो शाखाभ्यो इसका बहुवचन में होगा, शाखाभ्यो, सब विसर्ग होगा। और लताया पुष्पाणि चिनतु, तो यहाँ पर होगा लताभ्य पुष्पाणि चिनतु। पुष्पाणि चिनतु आगे लिखा गया है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो होगा वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। तो ये सवाल प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकितानि पदानि एकवचने परिवर्तयत। रेखांकित ये जो बहुवचन में दिए गए हैं इनको एक वचन बनाना है आपने। जैसे यहाँ पर देखिए, बनानाम दृश्यम, वनस्य दृश्यम हो जाएगा। को है उद्याना नाम शोभा, तो क्या होगा? उद्यानस्य शोभा। चित्राणाम वर्णः चित्रस्य वर्णः, एक वचन बन जाएगा। बालिका नाम आभूषण, बालिकाया आभूषण। कोकिलानां स्वर, कोकिलायाः स्वर। सिंहानां निद्रा,
क्या होगा? सिंहस्य निद्रा। मेघानाम गर्जनम, मेघस्य गर्जनम, एक वचन बन गया। फिर है चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगत शब्द वाक्यानि रचयत। अब जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं इनसे हमने वाक्यों की रचना करनी है। कैसे करनी है? एक वाक्य बना के दिया है, जैसे देखो एक बाहर का घेरा, एक बीच का घेरा है और सबसे अंदर लिखा है राम। उसके बाद ये लाइनें खींची हैं, तो यहाँ से लेते हुए हमने वाक्य बनाने हैं ऐसे करके। जैसे एक ये यहाँ पर है तो एक पहला वाक्य बनाएंगे हम, राम लवस्य जनकः। तो यहाँ पर दिया है राम लवस्य जनकः। अब राम दशरथ पुत्र, अब ये यहाँ पर दो में होगा, ये 2 नंबर है। तो 2 नंबर में क्या है? रामः दशरथस्य पुत्र, राम दशरथ के पुत्र हैं। रामः दशरथस्य पुत्रः। इसके बाद तीसरा है रामः सीता पति। तो इसमें क्या होगा? रामः सीतायाः होगा, रामः सीतायाः पति। फिर चौथे में है राम भरत अग्रज, रामः भरतस्य, भरत के, अग्रजः। छठा है नृप, रामः अयोध्यायाः नृपः। ये स्त्रीलिंग है तो इस तरह से बनेगा, अयोध्या अयोध्याया, सीता सीताया। और रामः रामः सुग्रीवस्य मित्रम, सुग्रीवस्य मित्रम। और फिर है 8वां लास्ट है विभीषण, राम विभीषणस्य प्रभु, रामः विभीषणस्य प्रभु, राम विभीषण के प्रभु थे। तो इस तरह से हमारे ये 8 वाक्य बन गए। एक दिया है, चलो 7 हमने बनाए। और ये वाला यहाँ पर बनाया है राम दशरथस्य पुत्र। तो इस तरह से आप इस वाक्यों को बनाने से सीखेंगे कि कैसे वाक्य बनते हैं। तो उसके लिए आपको ये दे रखी है अभ्यास के लिए। यहाँ पर है चित्राणि दृष्ट्वा कोष्ठकगत शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। तो चित्र को देखते हुए कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, पर्णपतति वृक्षः। अब ये कोष्ठ में वृक्ष दिया है तो इससे हमने सही शब्द का यहाँ पर विभक्ति के अनुसार चुनाव करना है। तो वृक्षात होगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, पर्णम पतति, पत्ता गिरता है। यानी जहाँ पर संबंध विच्छेद होता है, टूट के अलग हो जा रहा है, ये गिर गया, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और ऐसे ही जलम पतति, मेघ, अब बादलों से पानी गिरता है तो क्या होगा? मेघात जलम पतति। यहाँ पर हम भरेंगे मेघात। फिर है छात्र आगच्छति विद्यालय, तो विद्यालयात होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। घर आ चुका है छात्र, संबंध विच्छेद हो चुका है। फिर है गंगा हिमालय निर्गच्छन्ति, हिमालय दिया है यहाँ पर तो हिमालयात। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर आपको अभ्यास कराया गया। उसके बाद है उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। उपयुक्त शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बालका गृहम आगच्छन्ति, तो यहाँ पर भी विभक्तियों के अनुसार ही लिखना है, तो हम इसमें लिखेंगे विद्यालयात।
श्याम दुग्धम आनयति गृहेण गृहात, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गृहात। फिर है नदी प्रवहती, नदी बहती है, कहाँ से बहती है? पर्वत से, तो क्या लिखेंगे? पर्वतात। नदी पर्वतात प्रवहती। माता जलम आनयति कूपेन कूपात, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कूपात, कुएं से जल ला रही है। नरेश वस्तुनि क्रीणाति, कहाँ से? आपणेन आपणात, आपणेन आपणात माने बाजार से, तो यहाँ पर आपणात भरेंगे। तो इसके बाद फिर है गोपाल किम किम वस्तुम कुतः आनयति इति लिखत। गोपाल कौन कौन सी चीज़ कहाँ से लाता है उसको हमने लिखना है। जैसे फल कहाँ से ला रहा है? फलानी आनयति, फल लाता है, कहाँ से लाएगा फल? आपणात, बाजार से लाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आपणात। पुस्तकानी आनयति, पुस्तक लाता है, कहाँ से लाएगा? पुस्तकालयात, पुस्तकालयात। इस सब पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें दिया गया है, आप इसको समझिए। फिर है धनम आनयति, धन कहाँ से लाता है? कोषात, कोषात यानी बैंक से, ट्रेजरी से। फिर है दुग्धम आनयति, दूध लाता है, कहाँ से? ग्रामात। और पुष्पाणि आनयति आपणात, बाजार से फूल लाता है। तो ये प्रश्न भी पूरा हुआ। फिर आगे है कारक चिन्ह का चार्ट बनाएं तथा उस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। कारक चिन्ह जो होते हैं, कारकों के चिन्ह ना, विभक्तियों के चिन्ह, उन पर उनका चार्ट बनाना है। कर्ता ने कर्म को, ऐसे आता है, कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का चिन्ह को है, तो उस पर एक चार्ट बना के आपको कक्षा में लगाना है या अपने घर में लगाना है, जिससे आपको कारक याद हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था ना कि पठनाय, पढ़ने के लिए कैसे आया, ग्रामस्य, श्यो का मतलब क्या होता है, वही चीज़ ये है। अगर आप उसका एक चार्ट बनाएंगे और समझते हुए उसको और देखेंगे तो वो याद हो जाएगा और आपके लिए संस्कृत बहुत ही सरल हो जाएगी। फिर उसके बाद है संस्कृतम व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में मौ हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो मौ का अनुस्वार हो जाता है, तथा यदि स्वर हो तो मौ ही रहता है। देखिए बहुत याद करने की चीज़ है ये। जैसे अगर व्यंजन होगा तो अनुस्वार, अहम कहते हैं हम, अहम, तो ये यहाँ पर लगेगा, अनुस्वार लगेगा। क्यों? फिर से एक बार, अंत में मौ हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो मौ का उच्चारण अनुस्वार हो जाता है। उसके बाद व्यंजन हो तो, जैसे यहाँ पर गौ व्यंजन है तो अनुस्वार हो गया। यदि स्वर हो तो मौ ही रहता है और यहाँ पर स्वर है तो ये मौ ही रहेगा। तो ये नियम याद करने की चीज़ है और ये हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ है, इसको आप याद कर लें। इस पाठ में ऐसे वाक्यों को ढूंढिए जिन पर यह नियम लागू हो, ऐसे वाक्यों की सूची बनाइए। तो जैसे यहाँ पर है अस्माकम विद्यालयात, तो यहाँ पर ये जो वर्ण है ये स्वर व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर मौन ही लिखा गया है, क्या लगाया गया? अनुस्वार लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप, आ है, विद्यालयम आगच्छन्ति, तो विद्यालयम आगच्छन्ति इधर पर मौ होगा क्योंकि स्वर आ रहा है। तो ऐसे ही आपने वाक्य किताब से ढूंढ के और वाक्य बनाने हैं और लिखने हैं, तब क्या होगा कि इस नियम का आपको अभ्यास होगा और अभ्यास होने से आपको ये नियम याद हो जाएगा। इसके बाद है हरिओम। हरिओम, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं, हेलो कहते हैं, तो उसकी जगह हम हरिओम भी बोल सकते हैं, हरि ओम। विनोद वदति किम, क्या विनोद बोल रहा है? कह संभाषणम करोति, कौन बोल रहा है? अहम अरविंद बदामी, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। लता गृहे अस्ति किम, क्या लता घर पर है? सा गृहे नास्ति, वह घर में नहीं है। एकम संदेशम वदतु, एक संदेश कहिएगा। आम, हाँ। एकम क्षणम तिष्ठतु, कुछ एक क्षण रुकिए। अस्तु स्थापयामि किम, रखूँ क्या? नमो नमः, अच्छा नमस्ते। मतलब संस्कृत में हम फ़ोन में बात करते हैं तो इस तरह से करेंगे।
इसका भी आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद। आज की जो ये कक्षा 7 के लिए संस्कृत की वीडियो थी वह पूरी होती है। अब आप लोगों को एक ही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और लाइक करें वीडियो अगर आपको पसंद आती है, और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।